नमस्कार दोस्तों, जीएस विथ जीडी के आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं प्रयाग के धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व की। और आज हम आपको ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि ये प्रयाग से इलाहाबाद और इलाहाबाद से प्रयागराज बनने की पूरी कहानी। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय प्रयाग में महाकुंभ चल रहा है और इस महाकुंभ में एक गाना बड़ा फेमस हुआ है आलोक कुमार का। वो गाना है, प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्य का आगाज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है। दरअसल प्रयाग नाम की कहानी इस गाने की पहली पंक्ति में ही है। प्रयाग के बारे में शास्त्रों में एक और बात लिखी है, प्रयागस्य प्रवेशाद्वय पापम नश्यन्ति तत्क्षणात्। अर्थात प्रयाग में प्रवेश मात्र से ही समस्त पाप कर्म का नाश हो जाता है। प्रयाग, यहाँ पर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना कर दी, उसके बाद यहाँ पर प्रथम यज्ञ किया आपने। इस प्रथम यज्ञ के प्रय से प्रय लिया गया और यज्ञ यानी याग से इसका नाम पड़ा प्रयाग। और जिस स्थान पर यह यज्ञ किया गया उस स्थान को कहते हैं प्रयाग। शास्त्रों में ये बताया गया है, जहां पर भी दो नदियों का संगम होता है उन नदियों के संगम स्थल को प्रयाग कहा जाता है। आप जानते होंगे कि 5 प्रयाग हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ये जो 5 स्थान हैं, यहाँ पर 2 नदियों के संगम होते हैं। ये 5 स्थान वर्तमान समय में उत्तराखंड में स्थित है। प्रयाग नगरी के अधिष्ठाता भगवान विष्णु स्वयं हैं, जो यहाँ पर माधव के रूप में विराजमान है। भगवान विष्णु के जो 12 स्वरूप हैं, जो 12 स्वरूप विद्यमान हैं, उन्हें यहाँ पर 12 माधव कहा जाता है। हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार प्रयाग गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है और यहीं पर सरस्वती नदी गुप्त रूप से मिलती है और यह स्थान त्रिवेणी संगम कहलाता है। और यहाँ पर प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ का आयोजन किया जाता है। पौराणिक मान्यता यह भी कहती है कि भगवान विष्णु जब देवासुर संग्राम के बाद देवताओं और असुरों का जो संग्राम हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे। उन 14 रत्नों में से एक रत्न अमृत भी था, वह कलश के रूप में निकला था और कलश यानी कुंभ यानी घड़ा, उस कुंभ को लेकर के जब जा रहे थे तो देवताओं और असुरों में एक युद्ध हुआ। इस युद्ध में उस कुंभ से पृथ्वी पर 4 बूंदें छलकी और 4 स्थानों पर गिरी, जिनमें से एक स्थान है प्रयाग, दूसरा नासिक, तीसरा हरिद्वार और चौथा उज्जैन। इन 4 स्थानों पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। सम्राट हर्षवर्धन के समय में प्रत्येक 12 वर्ष में, हर्षवर्धन जैसा कि आप जानते होंगे कि कन्नौज के राजा थे, प्रत्येक 12 वर्ष में प्रयाग में एक मेले का आयोजन किया जाता था। प्रयाग सोम, वरुण और प्रजापति की जन्मस्थली है। ऋषि भारद्वाज, ऋषि दुर्वासा और ऋषि पन्ना की ज्ञानस्थली है। भारद्वाज ऋषि यहाँ लगभग 5000 ईसा पूर्व निवास करते थे और उनके बारे में एक
ये कहा जाता है कि उन्होंने 10,000 से ज़्यादा शिष्यों को ज्ञान दिया था। वैदिक काल में आते हैं, ये तो पौराणिक बात हो गई आपकी। जब हम वैदिक काल में आते हैं तो वैदिक काल में हस्तिनापुर नामक एक महाजनपद हुआ करता था। वह महाजनपद जब बाढ़ से नष्ट हुआ तो वहाँ के राजा जो कुरुवंश के थे, निचक्षु ने बाढ़ में नष्ट होने के, हस्तिनापुर के नष्ट होने के बाद अपनी सारी पूंजी संपत्ति और मानव संसाधन लेकर के प्रयाग के पास एक जगह है कौशाम्बी में अपना निवास स्थान बनाया, अपने रहने की व्यवस्था की, स्थानांतरित किया। और कौशाम्बी जो है ये बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो प्रयाग का महत्व हिंदू धर्म में भी है, प्रयाग के पास कौशाम्बी का महत्व बौद्ध धर्म में भी है। प्रयाग बहुत समय तक कोशल राज्य के अधीन था। फाहियान जब भारत आया था उस समय भी प्रयाग कोशल राज्य के अधीन था। सम्राट अशोक ने, जो मौर्य वंश के शासक थे, सम्राट अशोक ने यहाँ पर अनेक बौद्ध मठ और विहार बनवाए। अशोक द्वारा स्थापित जो स्तंभ है, अशोक स्तंभ, वह आज भी प्रयाग के किले के अंदर मौजूद है, जिस पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति खुदी हुई है। वेनसांग जो चीनी यात्री था वह भी आया, उसने भी अक्षयवट को देखा और उसने इस बारे में लिखा कि इस वट की रक्षा स्वयं शूलपाणी करते हैं और इस किले के अंदर पंचकुंड हैं जिनमें से जाह्नवी होकर के बहती है। मत्स्य पुराण में 102 से 107 अध्याय तक इस तीर्थ स्थल का वर्णन किया गया है, यानी प्रयाग का वर्णन किया गया है। आते हैं हम रामायण महाकुंभ में, रामायण महाकाव्य में। रामायण महाकाव्य के अनुसार भगवान श्री राम जब अपने वनवास का समय काट रहे थे तो वहां पर चित्रकूट जाते समय उन्होंने प्रयाग में भरद्वाज ऋषि के आश्रम में कुछ समय बिताया था। प्रयाग में कई राजाओं का शासन रहा। इलवास नाम के एक राजा, इलवास वंश के एक राजा इल हुए थे, उनका भी शासन यहाँ से जुड़ा रहा और शायद या ऐसा माना जाता है कि इला देवी के नाम पर, सम्राट इल के नाम पर इस जगह का नाम कालांतर में इलाहाबाद पड़ा था और प्रयागराज देवता के यहाँ पर रहने के कारण भी इस स्थान का नाम प्रयागराज पड़ा था। 1575 में संगम के सामरिक महत्व से प्रभावित होकर के अकबर ने इस शहर की स्थापना की थी और इसका नाम उसने इलाहाबाद यानी अल्लाह का नगर रखा था। उस समय यह धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का था तथा मुगलों की एक प्रांत की राजधानी भी था। अकबर के समकालीन कवि तुलसीदास जी ने जो एक महाकाव्य लिखा है रामचरितमानस, रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने प्रयाग का जिक्र किया हुआ है और उस प्रयाग के जिक्र में उन्होंने ये कहा है कि माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सकल निमज्जहि आन त्रिवेणी। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि माघ के महीने में सूर्य जब मकर रेखा पर होगा उस समय तीर्थपति यानी कि जो तीर्थों का राजा है, जिसे तीर्थराज प्रयाग कहा गया है, तीर्थपति में सब कोई आएगा। देवता, दनुज, किन्नर, नर, श्रेणी, ये सभी लोग आकर के प्रयाग में स्नान करेंगे, निमज्जन करेंगे। अकबर के बाद अकबर ने इसका नाम इलाहाबाद रखा था। अकबर के पुत्र जहांगीर ने इस शहर का नाम कुछ समय के लिए इलाहाबाद रखा था, इलाहाबाद। अकबर के पतन के बाद, जहांगीर के पतन के बाद कुछ समय तक ऐसा माना जाता है कि मराठों ने इलाहाबाद पर कब्जा किया था। 1801 में यहां पर ब्रिटिश इतिहास शुरू होता है।
ब्रिटिश इतिहास में तब ये माना जाता शुरुआत जब अवध के नवाब ने इसे ब्रिटिश शासन को सौंप दिया था, प्रयाग को, इलाहाबाद को, अब हम इलाहाबाद कहेंगे, इलाहाबाद को ब्रिटिश शासन को सौंप दिया था। ब्रिटिश सेना ने इसे अपने सैन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग किया और यहाँ पर जो किला बना हुआ था अकबर का, उसका इस्तेमाल किया अपने सैन्य उद्देश्य के लिए। आज भी किले में सैनिक छावनी मौजूद है। 1858 में जब 1857 की क्रांति हुई, आप जानते हैं 1857 की क्रांति से पहले भारत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था काफ़ी सारा हिस्सा, और 1857 की क्रांति के बाद यह ब्रिटिश क्राउन के अधीन आया। तो 1858 में यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ के मिंटो पार्क में आधिकारिक तौर पर भारत को ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया। यहाँ पर मतलब इलाहाबाद के मिंटो पार्क में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया और 1 नवंबर 1858 को यह शहर एक दिन के लिए भारत की राजधानी भी बना था। इलाहाबाद अगर आप कभी जाएं तो मिंटो पार्क भी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। 1868 में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। यहाँ पर इस शहर से, इलाहाबाद शहर से इलाहाबाद शहर ने भारत को पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और बीपी सिंह जैसे प्रधानमंत्री दिए। भारत के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र रहे थे। इलाहाबाद शहर प्रशासनिक और शैक्षणिक शहर है। इलाहाबाद में उच्च न्यायालय है उत्तर प्रदेश का। इलाहाबाद में महालेखा परीक्षक का कार्यालय है। यहाँ पर रक्षा विभाग के प्रमुख नियंत्रक बैठते हैं जो पेंशन मामलों को देखते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर पुलिस मुख्यालय है। मोतीलाल नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान है। यहाँ पर IIIT है। यहाँ पर फूलपुर एक जगह है जहाँ से पंडित नेहरू चुनाव लड़ते थे। फूलपुर में इफ्को का कारखाना है। त्रिवेणी ग्लासेज यहीं से बनती हैं। त्रिवेणी अलमीरा यहीं से बनती है। तो इलाहाबाद शहर जो है प्रशासनिक, शैक्षणिक और आर्थिक केंद्र भी रहा है। प्रयाग उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है। उत्तर मध्य रेलवे जो चलते हैं, रेलवे के जो मुख्यालय बने हुए हैं उनमें उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है प्रयाग में। भारत का मानक समय जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है वह भी इलाहाबाद के पास नैनी से गुजरता है। भारत के मानक समय का निर्धारण 1 सितंबर 1947 को किया गया था। तब से भारत का मानक समय चल रहा है जो इलाहाबाद के पास नैनी से होकर के गुजरता है, जहां पर भारत का मानक समय माना जाता है। अक्टूबर 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया और तब से यह प्रयागराज के नाम से ही प्रसिद्ध है। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके उपयोग में आएगी। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमारा चैनल GS with GD के नाम से YouTube पर आपको मिल सकता है। तब तक अगले वीडियो के लिए नमस्कार।